नमस्कार दोस्तों, आरजे आरती एक बार फिर से आज आपके साथ है रेडियो यात्रा का एक नया अंक लेकर के। जी तो रेडियो यात्रा के इस नए अंक में हम आज कहाँ की सैर कराने वाले हैं आपको। चलिए ये आप कैसे गेस कर सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको कोई क्लू तो दिया नहीं था कल का जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें। चलिए ये तो रही मजाक की बात। आज का ये जो रेडियो यात्रा का अंक है, ये नाम है फतेहपुर सीकरी के। जी, आगरा शहर से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक छोटा सा टाउन एरिया है फतेहपुर सीकरी, जो कि कभी अपने वक्त में मुगल बादशाह अकबर की राजधानी भी हुआ करती थी और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का वो गांव भी था, वहां उनका निवास स्थान था। तो उसी जगह के मतलब उस जगह का नाम सीकरी था, तो उस जगह का नाम बाद में फतेहपुर सीकरी पड़ा। और फतेहपुर सीकरी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती साहब जो थे वो वहां पर उस गांव में रहा करते थे और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही मुगल बादशाह अकबर को बेटा पैदा हुआ था, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बादशाह जहांगीर की। बादशाह जहांगीर जिनके बचपन का नाम सलीम था या शेखू भी था, जो कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही मुगल बादशाह अकबर ने उनका नाम रखा था। उनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था वहीं उसी सीकरी गांव में शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे। 1569 यानी कि 1569 में सीकरी में ही सलीम का जन्म हुआ था और बस उसके बाद से ही मुगल बादशाह अकबर ने उस गांव को, उस क्षेत्र सीकरी को जो है वो विकसित करना शुरू किया और धीरे धीरे 1571 से लेकर के 1585 तक वो मुगल बादशाह अकबर की राजधानी भी रहा है। उस शहर को, उस गांव को उन्होंने एक शहर की तरह विकसित करना शुरू किया। बहुत सारी वहां पर उन्होंने इमारतें बनवाई, ऐतिहासिक इमारतें जो हैं जिनका अपना एक अलग महत्व है। और फिर मुगल बादशाह अकबर ने जब गुजरात को जीता तो गुजरात की जीत के उपलक्ष्य में वहां पर बुलंद दरवाजा भी बनवाया, जो कि 177 फीट ऊंचा है, यानी कि 177 फीट ऊंचा है, जो कि फतेहपुर सीकरी की विशेषता है, वहां की खासियत है। तो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में ही उस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा, यानी कि फतेह किया उन्होंने गुजरात को, इसलिए सीकरी के नाम के आगे लगा फतेहपुर सीकरी और मुगल बादशाह अकबर ने इसको अपनी राजधानी बनाया। जब उन्होंने सीकरी में निर्माण करना शुरू किया तो सबसे पहले तो जो प्रवेश द्वार है, एक तरह से आप कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी का, वो वहां का बुलंद दरवाजा है, जो कि गुजरात की जीत के उपलक्ष्य में मुगल बादशाह अकबर ने इसको बनवाया था। और ये बुलंद दरवाजा मैंने अभी आपको बताया कि 177 फीट यानी 177 फीट ऊंचा है। और इस बुलंद दरवाजे से जैसे आप अंदर की तरफ आप प्रवेश करेंगे तो वैसे ही वहां पर आपको सामने जामा मस्जिद जो है वो दिखाई पड़ेगी। फतेहपुर सीकरी में भी जामा मस्जिद है और उसी जामा मस्जिद परिसर में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो कि सफेद संगमरमर से बनी हुई है। चारों तरफ उसमें झरोखे बने हुए हैं और उस क्षेत्र में ही उनकी जो समाधि है जो सूफी संत की, उसके आसपास ही छोटे छोटे लाल पत्थरों की छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं, जो कि कहते हैं कि वो शेख साहब के जो शिष्य थे उस वक्त, उनके शिष्यों की छोटी छोटी कब्रें जो है वो लाल पत्थर से बनी हुई हैं। तो जैसे आप फतेहपुर सीकरी में जाएंगे, आप प्रवेश करेंगे, सबसे पहले तो बुलंद दरवाजा जो है वही आपका मन मोह लेगा, देखने वाले का मन मोह लेता है। और जब उस सीढ़ियां चढ़ करके आप उस दरवाजे के सामने खड़े होंगे तो वहां से आपको पूरा आगरा शहर, पूरा सीकरी गांव जो है वो आपको दूर दूर तक आपको फैला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अपने आप में ये नजारा बहुत खूबसूरत है, ये खासियत है वहां की। बुलंद दरवाजे की नक्काशी जो है वो देखने योग्य है। बुलंद दरवाजे से आप अंदर प्रवेश करेंगे, जामा मस्जिद शुरू हो जाती है। जामा मस्जिद के ही प्रेमिसेस में, उस क्षेत्र में ही वहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और सफेद संगमरमर से बनी हुई है। वहां पर लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और मुराद पूरी होती है तो चादरें चढ़ाते हैं। और कहते हैं कि मुख्य रूप से या विशेष तौर पर संतान प्राप्ति के लिए ही लोग वहां पर
मन्नत मांगते हैं, धागे बांधते हैं। और संत जो सूफी संत हैं शेख सलीम चिश्ती जी, उन्हीं की कृपा से सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो फिर वहां पर जाकर के चादर जो है वो चढ़ाते हैं। तो एक तो देखने योग्य ये है बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। इसके बाद उधर पीछे की तरफ जो वहां की प्रेमिसेस बनी हुई है वो बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई है। वहां पर जोधाबाई का महल है। और जोधाबाई का जो महल है उसकी खासियत क्या है कि वो मुगल और राजपूती स्थापत्य कला का बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन नमूना है। और जोधाबाई के महल में उनका पूजा का जो स्थल है, जहां पे उनका छोटा सा कृष्ण मंदिर हुआ करता था, कृष्ण मंदिर है। उनका बेडरूम जो है उनके सोने का कमरा, आरामगाह जो है वो है, उनकी रसोई है। और ये बेहद खूबसूरत जो है वो लाल पत्थरों की नक्काशी है, लाल पत्थरों से बना हुआ, ये देखने योग्य है। इसके अलावा जोधाबाई के महल के अलावा वहां पे पंचमहल भी बना हुआ है। पंचमहल जो है वो 5 फ्लोर्स में, मतलब आपको मैं कहूं तो 5 तल हैं उसके बने हुए पंचमहल के। और कहते हैं कि पंचमहल जो था वो मुगल बादशाह अकबर की आरामगाह था। वहां पर बैठ करके वो आमोद प्रमोद का भी उनका वो साधन था, वो जगह थी जहां पे आमोद प्रमोद के लिए और आराम के लिए वहां पर वो रहा करते थे पंचमहल में। और बहुत बड़े वो प्रेमिसेस में वो फैला हुआ है। पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, और एक हिरन मीनार है, दूर से वो भी देखने योग्य है। और उस वहां पर पूरे उस प्रेमिसेस में वहां पर एक तालाब भी है, जो कि कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर की जो पहली पत्नी थी बेगम रुकैया सुल्तान, उनके स्नान के लिए वहां पर एक छोटा सा सरोवर या कह सकते हैं तालाब बना हुआ है। उसकी जो नक्काशी है, जो खूबसूरती है, जो पानी के निकास की और पानी के मतलब आने जाने की जो व्यवस्था बनी हुई है, नालियों के माध्यम से जो उस तालाब में पानी आता था, ये भी देखने योग्य है। और ये खासियत है वहां की कि उस वक्त में कैसे पानी के आकाश निकास की जो प्रणाली जो है वो किस तरह से बनी हुई थी, कितना वास्तु उस वक्त भी, स्थापत्य कला या वास्तु जो है उस वक्त भी कितनी विकसित थी, ये देखने योग्य है। और मुगल और राजपूती शैली का संगम आपको जोधाबाई के महल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिरन मीनार पूरी तरह से मुगल शैली का ही प्रतीक है, जो तैमूरी वंश का जो उनका स्थापत्य कला का था, जो उनकी जैसी स्थापत्य कला थी आपको हिरन मीनार में देखने को मिलेगी। बुलंद दरवाजा बहुत ही खूबसूरत मुगल शैली के वास्तुकला का प्रतीक है। और इसके अलावा जामा मस्जिद है, वो भी पूरी लाल पत्थरों की बनी हुई है। और वहां पे आप पैर रखेंगे फतेहपुर सीकरी में, तभी आपको महसूस होगा कि मुगल बादशाह अकबर का क्या शासन रहा है और कितना विकसित उस समय उनका वो शासन था, किस तरह से जो उनका वास्तु है, जो स्थापत्य कला कितनी विकसित थी। देखने योग्य ऐतिहासिक इमारतें हैं दूर से। और इतना ज्यादा उन्होंने फतेहपुर सीकरी को विकसित किया कि आप जब उसकी छत पर चढ़ेंगे, आपको दूर से ही सामने मीना बाजार की इमारतें आपको दिखाई देंगी, जो खैर अब इस वक्त तो जाहिर सी बात है खंडहर ही मैं कहूंगी, क्योंकि अब उसके बस अवशेष निशान ही बचे हुए हैं। वो कमरे बने हुए हैं जिन पर कभी सालों पहले बहुत ही खूबसूरत मीना बाजार लगा करता था और मुगल शहजादियां, राजकुमारियां तमाम वहां पे खरीदारी करने आती थी। कहते हैं कि मुगल बादशाह का जो हरम था, हरम की बेगमों के लिए खास तौर पर ही वहां मीना बाजार लगा करता था, जिसे महल की औरतें ही लगाती थीं और खरीदार भी महल की औरतें ही हुआ करती थीं। तो मीना बाजार का ये जो वहां पे जो कमरे बने हुए हैं, जो आंगन है, जो दालान है, जो छत है, वो भी अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं। आप कह सकते हैं कि जिनको जरा सा भी मुगल शैली में, राजपूती शैली में, वहां के वास्तुकला में जिनको जरा सी भी रुचि है, आप उसकी महक वहां पर महसूस करेंगे। आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि कभी मुगलों का कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत शासन रहा है, जिन्होंने हमारे देश को बहुत खूबसूरत
ऐतिहासिक इमारतें दी। स्थापत्य कला, वास्तुकला बेजोड़ है, देखने योग्य है। और वैसे भी सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने उस जगह को बसाया, फतेहपुर सीकरी को बसाया है। और अपना जो वक्त था जिस समय ये फतेहपुर सीकरी बसा था और जिस वक्त ये अकबर ने इसे राजधानी बनाया था, बेजोड़ था। उस समय का जो स्थापत्य है, जो स्थापत्य कला है, जो वास्तुकला है, वो बेजोड़ है, अपने आप में देखने योग्य है। बेहद खूबसूरत है फतेहपुर सीकरी। वहां पर बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, हिरन मीनार, जोधाबाई का महल, बेगम रुकैया सुल्तान का वो जो कुंड है, सरोवर, जहां पर वो स्नान के लिए आया करती थी। साथ में छोटी छोटी कब्रें भी बनी हुई हैं सूफी संत के शिष्यों की, डिसाइपल्स की। और छोटी छोटी इमारतें भी हैं आसपास, झरोखे आपको देखने को मिलेंगे। मुगल शैली का बेहतरीन नमूना है वहां। ये आपका मन मोह लेंगी, देखने वालों का मन मोह लेती हैं जिनको जरा सी भी रुचि है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप एक बार वहां पर जाएंगे तो कुछ देर तो आपका वहां, मतलब कुछ दिनों तक तो आपका आने का मन नहीं करेगा। अजीब सा सुकून, अजीब सी शांति है वहां पर, आप महसूस करेंगे वहां की हवाओं में। खैर, अब तो इस बात को भी गुजरे 400-500 साल हो गए, लेकिन आज भी जिस मजबूती के साथ वहां की जो इमारतें हैं, जो महल है, वो खड़ी हैं, ये भी अपने आप में एक, आप कह सकते हैं कि मुगल वास्तुकला की कहानी कहते हैं। कि देखिए, मुगल वास्तुकला से 500 साल पहले भी, जब इतने यातायात के साधन नहीं थे, इतने विज्ञान इतना विकसित नहीं था, उसके बावजूद किस तरह से इतनी मजबूत बेजोड़ इमारतें मुगलों ने बनवाई और आज भी पूरी शान शौकत के साथ खड़ी हैं और अपने इतिहास को किस तरह से वो दोहराती और बताती हैं, बस ये देखने योग्य है। तो चलिए, आज तो बात रही फतेहपुर सीकरी की, और कल के ब्लॉग में मैं कल फिर एक किसी नए शहर की बात करूंगी, और किसके बारे में बात करूंगी ये सीक्रेट है। आज बात रही फतेहपुर सीकरी की, और अगर फतेहपुर सीकरी की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिससे आप जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि आपको जानकारी कितनी पसंद आ रही है और आप और क्या नया आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, किस जगह की जानकारी आपको चाहिए। खैर, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आपने मांडू शहर की जो जानकारी मैंने दी थी, आपने उसे पसंद किया है। और अब चलिए, आज का व्लॉग जो है मैं बस यहीं खत्म कर रही हूँ। आज बात रही फतेहपुर सीकरी की, कल हम शायद किसी और जगह की बात करेंगे। चलिए, आज का व्लॉग बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।